नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग का राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार। आरोपों को बताया गलत और निराधार। भाजपा ने भी कांग्रेस नेता को घेरा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हार की हताशा में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले अब फुलझड़ी से चला रहे हैं काम। बिहार की धरती से कांग्रेस आरजेडी पर गरजे अमित शाह। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में राहुल गांधी की यात्रा को बताया घुसपैठिया बचाओ यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी की मुलाकात। बिहार के ग्रेजुएट बेरोजगारों को नीतीश कुमार ने भत्ता देने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर की नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की से बात। हाल में हुई जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की। शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश जारी। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी भूस्खलन, तो वहीं बाढ़ और बारिश से असम में हजारों लोग प्रभावित। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में नीरज चोपड़ा आज पेश करेंगी चुनौती। गत विजेता स्टार भाला फेंक खिलाड़ी का खिताब बरकरार रखने पर होगी नजर। समाचार विस्तार से। जहां चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें गलत और निराधार बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आम नागरिक द्वारा ऑनलाइन वोट हटाना संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने साथ ही कहा है कि किसी भी मतदाता का नाम प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं हटाया जा सकता। वर्ष 2023 में कर्नाटक की आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और इस मामले की जांच के लिए स्वयं चुनाव आयोग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तो वहीं रिकॉर्ड के मुताबिक आलंद विधानसभा सीट पर 2018 में भाजपा के सुभाष गट्टेदार विजयी रहे थे, जबकि 2023 में कांग्रेस के BR पाटिल ने जीत दर्ज की थी। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल आरोप लगाते हैं और उनसे शपथ पत्र मांगे जाने पर वे मुकर जाते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है। राहुल गांधी तथ्यहीन आरोप लगाते हैं और बाद में कोर्ट से माफी मांगते हैं। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन वोट नहीं काटा जा सकता और किसी का पक्ष जाने बगैर वोट नहीं काटा जा सकता। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ कार्य कर रहा है। कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री कार्की ने अपने भारतीय समकक्ष को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नेपाल और भारत के सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों को याद किया और साथ ही उन्होंने नेपाल की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी भी साझा की। बातचीत के क्रम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष कार्की को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए बधाई देते हुए अच्छे पड़ोसी के रूप में आने वाले समय में भारत का निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने नेपाल में हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की और देश में शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में भारत के अटूट सहयोग का भरोसा दिया। दोनों प्रमुखों के बीच हुई बातचीत में नेपाल भारत संबंधों, द्विपक्षीय हितों और साझा चिंताओं पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर वहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के डेहरी में शाहाबाद और मगध क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने संबोधन में आरजेडी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें 20 वर्ष के लिए जनादेश दिया और उनके राज में बिहार का विकास नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री ने बिहार की जनता से राज्य के कल्याण और विकास के लिए मजबूत एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। तेजस्वी, ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। और इस सीरीज के तहत आज बात डिजिटल इंडिया की। गांव से लेकर हाईटेक शहरों तक, छोटे दुकानदारों से लेकर स्टार्टअप तक, पिछले एक दशक में भारत की डिजिटल यात्रा किसी क्रांति से कम नहीं रही है। और इस परिवर्तन के केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना। एक ऐसी सोच जिसने 140 करोड़ भारतीयों के जीने, सीखने और काम करने और सपने देखने के तरीकों को बदल डाला है। डिजिटल इंडिया, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को सशक्त किया है, आज भारत डिजिटल गवर्नेंस से ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप की ओर बढ़ गया है। दुनिया में सशक्त होते डिजिटल इंडिया की कहानी इस तथ्य से साबित होती है कि डिजिटलीकरण में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। साल 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 97 करोड़ हो गई है। हमारे गांव में हाई स्पीड इंटरनेट लग चुका है, जिसके जरिए मैं अच्छी कोचिंग और अच्छी क्लासेस ले पाता हूं। सरकार के किसी भी योजना का जो भी निकलती है, मैं उसका फायदा उठा पाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि डिजिटल इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है। ऐसा आंदोलन जो नागरिकों को अवसरों से जोड़ता है और हर भारतीय के हाथ में तकनीक की ताकत देता है।
किसानों को सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलना हो या सड़क किनारे का रेहड़ी वाला क्यूआर कोड से भुगतान लेना, डिजिटल इंडिया आज लोगों की जिंदगी बदल रहा है। इसकी ताकत का आज दुनिया लोहा मान रही है। आज यूपीआई हर साल 100 अरब से ज्यादा लेन देन करता है, जो दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का लगभग आधा है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है। आधार दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल आईडी व्यवस्था, बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर जगह इस्तेमाल हो रही है। फसल को लेकर कि इस तरीके से बोनी है, इस तरीके से करनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको घर बैठे ही आपके मोबाइल पे ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाती है। तो इससे हर व्यक्ति को जो सरकार की योजनाओं को और सरकार से जानकारी चाहता है, तो वो हर व्यक्ति को उसका फ़ायदा हुआ है। डिजिटल क्रांति में मोबाइल फोन की अहम भूमिका है और आंकड़े बता रहे हैं कि देश में मोबाइल विनिर्माण इकाइयां 2014-15 में केवल 2 थी, जो 2024-25 में बढ़कर 300 हो गई हैं। मोबाइल फोन में भी 10 साल में 28 गुना वृद्धि हुई है। कोरोना महामारी के समय कोविन प्लेटफॉर्म ने दुनिया को दिखाया कि टेक्नोलॉजी से क्या संभव है। कोविन ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को संभाला और 220 करोड़ सर्टिफिकेट जारी किए। डिजिलॉकर की 54 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं, जिनमें डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित हैं। आज भारत दुनिया की शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। 1.8 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स और 110 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ इंडिया एआई मिशन के तहत 10,282 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे भारत सस्ती और सुलभ एआई रिसर्च का वैश्विक केंद्र बन रहा है। पीएम मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ते भारत की एक सबसे बड़ी पहचान भारत की डिजिटल क्रांति में झलकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके लिए बधाई संदेश भेजे हैं। अपने इन संदेशों में उन्होंने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं, तो उनके साथ अपने संबंधों पर प्रकाश डाला है। और इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए इन मशहूर हस्तियों ने क्या कहा है। Here's wishing a very happy birthday to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I truly wish for your good health, long life and boundless energy so you can take our great nation to even greater heights. Jai Hind. He is the man who has made India get respect internationally. Indians gain and get the respect that they deserve internationally. And I think this is unbelievable. 15 years ago, we would not have believed this is possible, but it has happened, and it has happened thanks to Prime Minister Modi. So I think the whole nation owes a debt of gratitude to him. His ability to get to what the Indian wants and needs, from Har Ghar Jal to the Shauchalaya scheme, and I can rattle off 20 such schemes, which in so many years of independence we never could think. But today he has made it a reality. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के इस पावन अवसर पे मैं अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने शिक्षा जगत में जो चमत्कारिक नीतियाँ लेकर आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से, उसमें जो मूलभूत परिवर्तनों की बात की गई है, वो सभी शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षा को केवल जीविका का माध्यम न मानकर आपने उसे राष्ट्र निर्माण से जोड़ा है। बड़ी प्रेरणा की बात है। We went to seek his guidance on finalizing the agenda of the Chief Minister and Chief Justice's conference to be held in 2015. Brushing aside some very technical issues, he suggested that we should work together with the judiciary to make access to justice easy and affordable for the poor litigants in particular. The result was that some very useful directions came in the conference on phase 2 of the e-courts mission mode project, and we now have the world's largest
functioning e-courts system. तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनको बधाई संदेश भेजे हैं और आप इन संदेशों में उन्होंने अपने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं, तो साथ ही अपने संबंधों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। और इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए कि और किन किन मशहूर हस्तियों ने और क्या कहा है। कीर्ति और सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध मां भारती के सच्चे सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अस्तित्व आपको दीर्घायु प्रदान करे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, आपकी दृष्टि और नेतृत्वता ने भारत को बदल दिया है और अनगिनत जीवन को प्रेरित किया है। हम आपको और अधिक शक्ति और सफलता की शुभकामनाएं देते हैं ताकि आप हमारे राष्ट्र को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके कार्यों को देखकर लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, उसकी एक देश की पूरी कल्पना करते हुए उसकी पूरी तैयारी की है। ऐसे कार्य जो पीछे के प्रधानमंत्रियों तक ने स्पर्श करने की कोशिश नहीं की, जिससे वो बचते रहे और जो देश के लिए अपरिहार्य था, वैसे काम भी मोदी जी ने किए हैं। एक साथ 3 तलाक के विरुद्ध कानून हो, वक्फ बोर्ड से संबंधित हो, मदरसों में रिफॉर्म हो, ऐसे विषयों को उन्होंने लाया, उसका विरोध झेला और उसको कानूनी रूप दिया। मेरी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमेशा भारतवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा है। आयुष्मान भारत जैसी विशाल योजना की परिकल्पना करके और उसे वास्तविकता तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। साथ ही कोविड महामारी के दौरान आपने दुनिया भर में हमारी वैक्सीन भेजी और भारत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। और दूसरी महामारी जो इस देश में इस समय है, ओबेसिटी या मोटापा, उस पे आपने सबका ध्यान केंद्रित किया और इस तरह से आपने हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विस को बहुत बड़ा योगदान दिया। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि पिछले 10 सालों में जिस तेजी से बॉर्डर पर सड़कों का निर्माण हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने इसका श्रेय मोदी सरकार को दिया। उन्होंने बताया कि उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर देना और फंडिंग बढ़ाने से ये संभव हुआ है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन से बात की और जाना कि हमारी सरहदों पर आगे आने वाले बड़े प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। हमारे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे हमने पिछले 2-3 सालों में सेला प्रोजेक्ट देखा और काफ़ी जो वाइटल बिल्कुल है हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के लिए वो भी, और पीएम का तो ये पेट प्रोजेक्ट है गति शक्ति के अंदर भी। गति शक्ति भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बड़ा रैपिडली और रिलेंटलेसली काम हो रहा है इस पर। तो सर, अभी आने वाले कोई बड़े हाईलाइट्स जो आप बता सकें कि बॉर्डर रोड्स ये बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करने वाला है या इनॉग्रेट करने वाला है? जैसा कि आपको मालूम है, पिछले साल 9 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री ने शिंकुल्ला टनल का इनॉग्रेशन किया। नाउ ये जो टनल है ये जंस्कर रेंज के ऊपर है और ये लेह के लिए तीसरा मार्ग क्रिएट करेगा। ये मार्ग ऑलरेडी इसकी कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है। पिछले साल होली के दिन हमने इसकी कनेक्टिविटी बहाल की है और बहुत ही सुंदर वैली, पदम वैली से ये होता हुआ, जैसे आप मनाली से निकलते हैं तो आप नॉर्मली उपशी की तरफ जा कर के लेह की तरफ जाते हैं या फिर आप श्रीनगर के रूट से ले जाते हैं। ये तीसरा मार्ग अभी खुलने वाला है।
इसके साथ साथ लेह में हमारे पास में नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा जो गालवान का इलाका है और जो नीचे पेंगांगसो और उसके इलाके है, बॉर्डर के समीप हमारे पूरा रोड का कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया है और इसके साथ में जो कनेक्टिविटी है आगे जाने के लिए ये भी बन रही है। और साथ साथ यहीं लद्दाख में एक एयरफील्ड, ईस्टर्न लद्दाख में एक एयरफील्ड है जो अभी इनॉग्रेट होगा मुद्न्योमा के क्षेत्र में। ये 15,000 फीट पर एक सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा। सभी क्षेत्रों में, चाहे हम जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में एक फोर्थ कनेक्टिविटी ले के लिए तकलिंगा पास से सेम मनाली से अगर हम शिमला की ओर से आगे जाके ग्रामफू काजा से ऊपर जाकर फिर ले के लिए एक सड़क आएगी और जो पू का सेक्टर है उस वहाँ पर भी हम काफ़ी सड़कें बना रहे हैं। जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो उत्तराखंड में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, बोथ कुमाऊं एंड गढ़वाल के एंड पिथौरागढ़ के रीजन्स में। यहाँ पर हमारी मेन एम ये रहेगी कि जो हमारे फॉरवर्ड पासेस हैं चाइना बॉर्डर पर, इसकी हम कनेक्टिविटी दें। हम शीघ्र ही अगले 2-3 साल में हमारा ये निश्चय है कि ये कनेक्टिविटी भी बहाल होगी। और उसके साथ जैसे हम सिक्किम में जाएं तो आपको पता है कि पिछले 3 सालों में काफ़ी ये क्षेत्र में नुकसान पहुंचा है आपदा के कारण। तो हम इसका एक्शन प्लान हमने बनाया है। सरकार की मंजूरी है कि इसमें ऐसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो परमानेंट हो, जो ऐसा नहीं हो कि हर बार हम बनाएं और फिर आपदा के कारण ये बह जाए। उन्होंने ये परमानेंसी के लिए अभी जो फंड्स हैं और जो पॉलिसी है, इस तरीके से हमें आदेश दिए हैं कि सिक्किम में ये काम शुरू हो। और दिल्ली में आयोजित सरस आजीविका मेला 2025 ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों से आए स्वयं सहायता समूहों को अपनी कला, हस्तशिल्प और सजावटी सामान और ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया है। और इसके साथ ही ये मेला ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आजीविका को बढ़ावा देने का बड़ा मंच बन चुका है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की यह खास रिपोर्ट। देश के अलग अलग राज्यों से आए ग्रामीण कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों के हुनर को करीब से देखने और उनके उत्पादों को खरीदने का मौका दे रहा है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में चल रहा सरस आजीविका मेला 2025। 5 सितंबर को शुरू हुए और 22 सितंबर तक जारी रहने वाले इस मेले में देश के 31 राज्यों के ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की 400 से अधिक महिलाओं ने अपने उत्पादों की बिक्री के लिए 200 से अधिक रंग बिरंगे स्टॉल्स लगाए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले में केवल प्रदर्शनी और साज सज्जा ही नहीं है, बल्कि ये देश की अनगिनत ग्रामीण महिलाओं के हुनर और आत्मनिर्भरता की कहानी भी बयां कर रहा है। मेरे जैसे लाखों दीदियां ऐसी बहुत होशियार है, लेकिन उसको अभी तक प्लेटफॉर्म कोई मिला नहीं। ये सरकार ने प्लेटफॉर्म मिला दिया और इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सा मदद कर रही है। इंडिपेंडेंस हो गई। मैं जो घर का हाल था खराब, तो उस पे मैं पूरा अच्छे से कर पा रही हूँ सबका। वर्षों से ये काम चल रहा है, ये बहुत सहायता मिल रही है। पहले इतना नहीं चलता था, अब तो बढ़ावा हो गया है। लोन भी मिला था सरकार की तरफ से। बहुत बदलाया, पहले से भी अभी अच्छी है। सरकार से थोड़ा लोन आया और थोड़ा हेल्प करें। हमें एक तो लोन मिलता है और एग्जीबिशन मिलती है, सबसे बड़ी बात है। हैंडमेड प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो सर हमारा सोप्स है जो हम 2 प्रकार से बनाते हैं। एक तो हॉट प्रोसेस सोप्स है और एक कोल्ड प्रोसेस सोप्स है। मेले में देश भर से आई ग्रामीण महिलाएं और उद्यमी हस्तशिल्प, हथकरघा, गहने, सजावटी सामान और ऑर्गेनिक खाद्य उत्पाद प्रदर्शित कर रही हैं। इसके अलावा रोजाना वर्कशॉप, लाइव डेमो और इंटरएक्टिव सत्र भी आयोजित होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि कैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाकर आय बढ़ा सकती हैं और लखपति दीदी बन सकती हैं। ये मेला केवल कला और शिल्प तक सीमित नहीं है। यहाँ का सरस इंडिया फूड कोर्ट देश के हर राज्य के खास स्वाद की ओर खींच ले जाता है।
सरस आजीविका मेला जहां लोगों को खरीदारी करने और विभिन्न खानों का मज़ा लेने का मौका देता है, वहीं ग्रामीण महिलाओं को अपने हुनर को राष्ट्रीय मंच पर दिखाने का और आर्थिक तौर पर मजबूत होने का अवसर भी प्रदान करता है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो आप भी इस मेले में जाएं अपने परिवार के साथ और इस मेले का आनंद उठाएं और महिला कामगारों का हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ ही हमारे समाचार में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।